बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्विक रिव्यू चैप्टर नंबर 2 असेसमेंट पार्ट 2। इसका पहला पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है क्विक रिव्यू चैप्टर नंबर असेसमेंट का, और इसके साथ साथ इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट किसको कहते हैं? वो टेस्ट जिसमें स्टूडेंट प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो, कोई चीज़ खुद से बना रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उनके पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल मौजूद हो और उन मटेरियल को मैनिपुलेट करके, क्ले मौजूद है, बच्चा उसे कोई चीज़ बना रहा है, पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए पेपर, पेंसिल, ये चीज़ें मौजूद हैं, बच्चा पेंटिंग कर रहा है। यानी परफॉर्मेंस टेस्ट में बच्चा कोई पैटर्न कोई क्रिएट कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। Test involving construction of pattern, problem solving in term of concrete material. Simulation method is used for performance test. Accuracy of simulation is criteria of its success. परफॉर्मेंस टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट या रिस्पांस टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट और जो टिपिकल परफॉर्मेंस है, इनमें एक ही बात का डिफरेंस है। डेफिनेशन दोनों की सेम होगी। प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज़ टू परफॉर्म अ टास्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस होता है। और टिपिकल इसका नाम बता रहा है कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, कि एक बच्चा जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ हैं वो हम मेजर कर रहे हैं किस सिचुएशन में? नॉर्मल सिचुएशन में, रूटीन वाइज, तो ये टिपिकल परफॉर्मेंस कहलाता है। अब जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, इसकी एग्जांपल एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड हमने बात की है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके लिए ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए एक बच्चे का जो नेचुरली पोटेंशियल मौजूद होता है ना, नेचुरल पोटेंशियल, फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर क्राइटेरिया, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। यानी इसमें हम एक बच्चे का फ्यूचर देखते हैं कि वो किस फील्ड में कामयाब होगा, इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट इम्तिहान में सवाल आता है अक्सर। स्पीड टेस्ट में हम टाइम लिमिट दे देते हैं, 10 मिनट का टाइम है बच्चे के पास, 10 मिनट में उसने 10 सवालों के सही जवाब देने हैं, तो और सवाल सारे एक ही डिफ़िकल्टी लेवल उनका सेम होगा। यानी टाइम लिमिट होती है स्पीड टेस्ट में, और इसमें हम बच्चे की स्पीड चेक करते हैं कि कितना एक्यूरेटली कितने सवालों के दुरुस्त जवाब वो देता है, और सवाल सारे जो उनका जो मुश्किल का लेवल है वो एक जैसा होता है। पावर टेस्ट में जो सवाल होते हैं उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, और एक तो उसके बरक्स स्पीड टेस्ट के, और दूसरा इसमें जो सवाल होते हैं उनका इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है, यानी सवाल आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। स्पीड टेस्ट में सवाल एक जैसे होते हैं। तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं, एक तो इसमें टाइम की डेफिशिएंसी होती है, लिमिट होती है, इसमें टाइम की लिमिट नहीं होती। स्पीड टेस्ट में है आइटम या क्वेश्चन सेम डिफ़िकल्टी के होते हैं, इसमें इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी के होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है टिपिकल परफॉर्मेंस। टिपिकल परफॉर्मेंस वही बात है, इसमें अंडर नेचुरल कंडीशन, अंडर नॉर्मल रूटीन वाइज कंडीशन में एक बच्चे का जो पोटेंशियल है हम वो मेजर कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? टिपिकल परफॉर्मेंस कहते हैं। पीयर अप्रेजल है, यानी बच्चा एक दूसरे की जो है वो क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है वगैरह वगैरह। कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट। कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट हमें ये बताता है कि हमारा जो बच्चा है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को इंटरवीन करना, उनको स्टडी करना, और उसके साथ साथ जो एक बच्चा है, यानी जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट जो स्पेशल एजुकेशन में जाते हैं, स्लो लर्नर है, किसी का कोई मेडिकल इशू है, तो कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ असेसमेंट हमें ये बताता है कि ये बच्चा क्या इसको रिकमेंड करना चाहिए मेडिकल उसके लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए, या नहीं करना चाहिए। द फिलॉसफी एम्फसाइजिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ चाइल्ड प्रॉब्लम बाय डॉक्यूमेंटिंग द वैरायटी ऑफ इंटरवेंशन एंड असेसमेंट टू यूटिलाइज एंड इंटरवेन रेदर इमीडिएटली रेफरिंग अ चाइल्ड फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विस और अल्टरनेटिव प्लेसमेंट। बच्चे को हम डायरेक्ट वजह इसके स्पेशल एजुकेशन में भेज दें, पहले उसकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी असेसमेंट मॉडल, ठीक है। यानी बच्चे को किसी भी जो सर्विस है, स्पेशल एजुकेशन सर्विस है, उससे पहले उसकी असेसमेंट की जाती है, क्या उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, इसका कोई और इमोशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो बच्चे का बिहेवियर को रिकॉर्ड होता है, जो टीचर के पास सेव रहता है, टीचर उसको सेव करता है, कंडक्ट रजिस्टर के अंदर सेव करता है, इसको हम क्या कहते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद अथेंटिक वर्सेस ट्रेडिशनल असेसमेंट। अथेंटिक असेसमेंट में बच्चे को प्रैक्टिकली
कोई रियल वर्ल्ड जो टास्क है वो परफॉर्म करना होता है, जबकि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो मेथड है असेसमेंट का, इसमें बच्चे से सवाल पूछा जाता है, उसने उसको उसका जवाब देना होता है जितना उसके बारे में वो जानता है, सिर्फ उसने तहरीरी या ज़बानी बताना होता है। जबकि अथेंटिक असेसमेंट वो होती है जिसमें उसने ख़ुद करके दिखाना होता है उसको जो जानता है। अल्टरनेटिव कंप्रीहेंशन या कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस असेसमेंट भी इसके दूसरे नाम है। इंटरव्यू है, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होते हैं इसको इंटरव्यू कहा जाता है। इसकी ये कुछ टाइप्स हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंस इज़ एबिलिटी इज़ यूज टू मेजर स्टूडेंट कॉग्निटिव प्रॉब्लम आर सॉल्विंग कॉग्निटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आर एकेडमिक पोटेंशियल, यानी एक बच्चे का जो एकेडमिक पोटेंशियल है वो मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं इसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इंटेलिजेंस पहले सबसे पहला जो अल्फ्रेड बिनेट ने 1904 में इंटेलिजेंस टेस्ट पहला मुतारफ़ करवाया था। IQ इंटेलिजेंस कोशेंट ये जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाया था उसने विलियम स्टर्न ने। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये जो है 1905 में आया। इसका जो रिवीजन है पहले इंटेलिजेंस टेस्ट का ये 1908 में आया था, इसने बिनेट ने दिया था, और दूसरा रिवीजन इसका 1911 में आया था। टर्मन ने भी इसका एक रिवीजन पेश किया था 1916 में। IQ का जो फार्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 1912 में दिया गया था। इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि जैसे यहाँ पे दिया गया है इसकी डिफरेंट जो हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं IQ की वो दी गई हैं। तो इसमें जो गिफ्टेड होते हैं वो 140 प्लस होते हैं, ठीक है, और जो टीचर का होना चाहिए वो 120 प्लस होना चाहिए। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनका बिलो 70 होता है, और जो एवरेज होती है ना बच्चे उनका 90 से लेकर 110 तक जो है जो IQ आता है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। देन है इमोशनल कोशेंट EQ, किसी इंडिविजुअल का अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, इसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल कोशेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमोशनल कोशेंट। ये डैनियल गोलमैन और पीटर सैलोवे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके जो है वो 4 लेवल होते हैं। जॉन मेयर भी इनके साथ। एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड यूज एंड हैंडल इमोशंस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की 2 टाइप्स होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो वर्बल टेस्ट हैं जो ग्रुप टेस्ट हैं और इंडिविजुअल टेस्ट हैं, 2 इसकी टाइप्स होती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। जो ग्रुप टेस्ट हैं ये 2 तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में ज़बानी उसमें तहरीरी शक्ल में रिटन या ज़बानी यानी बोल के अल्फाज को बोल के या अल्फाज को लिख के टेस्ट लिया जाता है। जैसे टेस्ट रिटन टेस्ट हमारे हैं, ये इंटरव्यू है। जो नॉन वर्बल है इसमें जो है अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया जाए, जैसे बॉक्सेस हैं, एरोज़ हैं, इस तरह के कम्बिनेशन होते हैं इसमें। इसके बाद जो इंडिविजुअल टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 टाइप्स हैं, टेस्ट ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल मौजूद है और स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है। वेस्लर के 3 इंपॉर्टेंट स्केल हैं। वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 16 से 74 साल की एज के लोगों के लिए जो उसका स्केल है उसको वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। और वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये 6 से 16 साल तक की एज के स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे होती हैं उनके लिए है। वेस जो है वो ग्रेजुएशन या हायर एज के बच्चों के लिए होता है, लोगों के लिए। और विप्सी WPPSI वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल फॉर इंटेलिजेंस, ये 4 से 6 साल की एज के लिए बच्चों के लिए होता है, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है। और वेस्लर का जो IQ का फार्मूला है ये कहते हैं एक्चुअल टेस्ट स्कोर डिवाइडेड बाई एवरेज नॉर्म स्कोर। मतलब एक बच्चे का स्कोर 20 आया है तो क्लास का एवरेज स्कोर जो है वो 15 है, तो 20 तक़सीम 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये उसका IQ आएगा, इंटेलिजेंस कोशेंट। और स्टैनफोर्ड बिनेट का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें इसका फार्मूला IQ डिवाइडेड बाई यानी IQ इज़ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100। रीजनिंग 2 तरह से होती है, एक होती है क्रिस्टलाइज और दूसरी होती है फ्लूइड। फ्लूइड रीजनिंग से मुराद ये होता है कि आपने एक चीज़ पहले से नहीं सीखी हुई लेकिन आप उसको उस प्रॉब्लम को नहीं सीखा, पहले समझा या जानते उसके बारे में, लेकिन आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप अपनी फ्लूइड रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप पहले से सीखी हुई इंफॉर्मेशन को के मुताबिक या उसको लेके एक नई इन्फॉर्मेशन आप सीख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस या रीजनिंग। जी, उसके बाद है मॉडर्न असेसमेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI स्टैंड फॉर, इम्तिहान में आता है जी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन।
उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट CBA, आर्मी ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, ये भी एक नई टर्म है कि जो आजकल लेटेस्ट टेस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन असेसमेंट हो रही है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर हो रही है। यानी एक बच्चा एक सवाल देखता है, उसके जवाब के नीचे जो है वो हॉटस्पॉट के थ्रू, जो मोबाइल का इसका लैपटॉप का कंप्यूटर का जो पॉइंटर होता है, पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू उसको सेलेक्ट करता है जवाब को। नीचे एक सवाल होता है, नीचे बॉक्स में नीचे 4-5 बॉक्स जो है वो ऑप्शन की तरह दिए जाते हैं, जैसे MCQs में होते हैं। तो जो है उसमें रिक्वायर ऑप्शन जो दुरुस्त जवाब होता है वो सवाल के नीचे वाले बॉक्स में जो है नीचे से पकड़ के उसमें आके उसको ड्रॉप करना होता है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप जो है लेटेस्ट जो है असेसमेंट टेक्निक है। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। अल्फ़ा टेस्ट जो है वो वर्बल टेस्ट है और पढ़े लिखे यानी लिटरेट लोगों के लिए था। ये जो टेस्ट हैं दोनों, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, World War I में जो है वो यूज़ किए गए थे। बीटा टेस्ट जो है वो नॉन जो वर्बल टेस्ट है और इलिटरेट के लिए होता है। ऑब्ज़र्वेशन को आप देख लेंगे, उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो टर्म्स हैं ये भी आप देख लेंगे, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से लाजमी 2 सवाल आएंगे इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में। वैलिडिटी कहते हैं एक्यूरेसी को। मैंने एक टेस्ट बनाया, इस मकसद के लिए बनाया कि मैंने जो कुछ पढ़ाया तो क्या बच्चे ने उसको जो है वो समझा है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे क्या वो पूरे हुए हैं। तो अब आपने एक टेस्ट बनाया, आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को चेक करने के लिए, तो जब आपका टेस्ट आपके मकासद को पूरा कर रहा हो, जिस मकसद के लिए आपने इसको बनाया था, तो आपका टेस्ट एक्यूरेट या वैलिड होता है। अब इसकी टाइप्स हैं कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं कि क्या कंटेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हैं, ओके हैं, ठीक है, यानी मेजर एस्पेक्ट जो हैं क्या वो इसमें शामिल किए गए हैं आपके टेस्ट में। क्राइटेरियन वैलिडिटी, टेस्ट अगर आपका प्रोड्यूस करे सेम रिज़ल्ट जैसा कि प्रोड्यूस किए हैं, इस तरह लिए गए एक पहले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, यानी आपने एक टेस्ट लिया उसके स्कोर और अगला टेस्ट आपने लिया तो उनके स्कोर आपस में क्या कहलाते हैं, वो सेम बन जाते हैं, तो ये आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाती है। ये टेस्ट की टाइप होती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। टेस्ट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज प्रोड्यूस बाय अनदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मसलन आप एक बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, तो एक टेस्ट आपने बनाया तो वो बच्चे का फ्यूचर पोटेंशियल उसने मेजर कर लिया। अब दोबारा आप जो है वो टेस्ट बनाते हैं तो दोबारा भी वही जो टेस्ट है आप दोबारा जब यूज़ करते हैं तो ये टेस्ट क्या दोबारा उस बच्चे का फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो मेजर कर लेता है या नहीं करता, तो इसको क्राइटेरियन वैलिडिटी कहा जाता है अगर ये कर लेता है तो। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्रेडिक्टिव एंड कंकरेंट। प्रेडिक्टिव जो होती है ये देखती है कि क्या ये टेस्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर रहा है, और कंकरेंट टेस्ट प्रोड्यूस करे अगर सिमिलर रिजल्ट जो पहले वाले टेस्ट के थे तो इसको क्या कहते हैं, हम कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। कंटेंट तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो गया, क्राइटेरिया मतलब कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, फ्यूचर पोटेंशियल हम देख रहे हैं या 2 टेस्ट की आपस में स्कोरिंग को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट से है वो जो एक थीम है, हाइपोथेटिकल ट्रेट है, तो यानी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो क्या हमारा टेस्ट उस हाइपोथेटिकल ट्रेट को, उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को मेजर कर रहा है, यानी टेस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं ना वैलिडिटी की डेफिनेशन, ये सेम समझ लें वही वैलिडिटी की डेफिनेशन है। एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट रिफ्लेक्ट्स टू मेजर अ हाइपोथेसाइज्ड ट्रेट और इट इज़ चेक्ड व्हाट शुड एग्जिस्ट इन टेस्ट थ्योरेटिकली। जैसे हम वैलिडिटी मेजर करने के लिए क्या देखते हैं कि टेस्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए क्या वो मौजूद हैं, क्या ये उन चीज़ों को मेजर कर रहा है। तो डज द टेस्ट मेजर द कॉन्सेप्ट दैट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, के उस कंस्ट्रक्ट को, कॉन्सेप्ट को जिसको मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है, उस आइडिया को, बच्चे के अंदर जो थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, उनको बनाने के जो मेजर करने के लिए जो बनाया गया क्या उनको मेजर कर रहा है। उसके बाद है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डाइवर्जेंट वैलिडिटी। इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर एक ही कॉन्सेप्ट यानी एक ही आइडिया हो, जब हमारे डिफरेंट मेजर्स जो है वो सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्ट को, एक ही कॉमन जो थिंकिंग है एक बच्चे की, उसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो इसको कन्वर्जेंट कहा जाएगा। और ये डिफरेंट मेजर हों और आगे से उनका जो कंस्ट्रक्ट है वो भी कॉमन ना हो, ठीक है, यानी वो कंस्ट्रक्ट भी एक से ज़्यादा हो, तो डाइवर्जेंट वैलिडिटी कहलाती है। उसके बाद है फेस वैलिडिटी। एक इंडिविजुअल जो है वो टेस्ट को हाथ में पकड़ के बैठता है, वो कहता है कि हाँ ये वैलिड है, एक्सपर्ट होता है वो, तो इसको फेस वैलिडिटी कहा जाता है, ठीक है। द वैलिडिटी
द टेस्ट इज़ वैलिड इफ़ डिफरेंस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ डायरेक्ट उसके ऊपर है व्हेन वन लुक एट द टेस्ट ही थिंक्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट सीम लॉजिकली रिलेटेड टू बीइंग टेस्ट। लॉजिकली वो नज़र आता है कि वाकई ये जो है वैलिड टेस्ट है, तो इसको फेस वैलिडिटी कहा जाता है। द टेस्ट इज़ वैलिड बाय इट्स डेफिनेशन इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी, जब एक टेस्ट जो है ये रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं। इंटरनल रिसर्च में जब हम वैलिडिटी उसकी देखते हैं तो इंटरनल होती है, कोई एक्सटर्नल होती है। टेस्ट इज़ वैलिड इफ़ डिफरेंस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी लर्निंग के ऊपर किस चीज़ का, पनिशमेंट का असर हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर तो पनिशमेंट के असर की वजह से लर्निंग इम्प्रूव या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है, तो ये जो डिफरेंस आया है तो ये सिर्फ उस पनिशमेंट की वजह से हो, तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल वैलिडिटी। यानी उस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पनिशमेंट की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल यानी लर्निंग पे असर हुआ है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्या हम टेस्ट के रिज़ल्ट को दूसरी जगहों पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाता है। इससे रिलेटेड इम्तिहान में एक सवाल लाजमी जो है वो पूछा जाता है। फैक्टर जो है टेस्ट वैलिडिटी के लिए, ये जो है वो पुअर कंस्ट्रक्शन है, शॉर्ट टेस्ट होते हैं, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, यूज़ ऑफ डिफ़िकल्ट टर्म है, अनक्लियर डायरेक्शन है। उसके बाद हिस्ट्री थ्रेट, इसमें थ्रेट्स हैं, हिस्ट्री है, मैचुरेशन, प्री टेस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिलेक्शन, बायस, मोर्टेलिटी। और एक्सटर्नल में टेस्टिंग एंड हाथऑन इफेक्ट और बायस सिलेक्शन है। हाथऑन कहते हैं कि जब आप इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं या कि आपका टीचर देख रहा है, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग स्मार्टली बिकॉज यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब आप ऑब्ज़र्व किए जा रहे हो तो आप जो है कोई किसी टास्क को बड़ा प्रोफिशेंटली करने लग जाएं, तो इसको हॉथॉर्न इफ़ेक्ट कहा जाता है। 1920 इसके लिए जो डेट आती है 1927 से 32 के दरमियान ये जो है पहली मरतबा इस पे काम देखा गया। कुछ बुक्स में आपको 1920 के एंड और 1920 और 30 की दहाई के एंड में और 30 से 40 की दहाई के स्टार्ट में कहा जाता है। बहरहाल ये 1927 से 32 के इन बिटवीन जो है ये है। उसके बाद है टेस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहते हैं कि आपने एक टेस्ट बनाया, एक जगह कंडक्ट किया, उसके रिज़ल्ट सेम आए, दूसरी जगह कंडक्ट किया, उसके रिज़ल्ट सेम आए। अगर दो टेस्ट के रिज़ल्ट कंसिस्टेंट हों, बार बार लेने पे सेम आए, तो इसको क्या कहा जाता है, रिलायबिलिटी कहा जाता है। अब इसकी भी टाइप्स हैं, इस यानी वैलिडिटी होता है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी होता है एक्यूरेसी। वैलिडिटी क्या होता है, एक्यूरेसी, और रिलायबिलिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होता है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की जो टाइप्स हैं इसमें सबसे पहले टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। एक टेस्ट आप लें फिर रिपीटेडली वही टेस्ट आप लें, तो इसको टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटर रेटर और इंट्रा रेटर। इंटर रेटर से मुराद, इंटर मतलब मुराद, इससे मतलब ये मुराद ये होता है कि दो के दरमियान, ठीक है, और इंट्रा विद इन एक ही ग्रुप के दरमियान, एक ही ग्रुप में से। इंटर जैसे है सिमिलर टेस्ट गिवन टू डिफरेंट स्टूडेंट एट सेम टाइम, यानी एक ही टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट को दिया जाएगा डिफरेंट टाइम में, ठीक है, सिमिलर टेस्ट गिवन टू डिफरेंट स्टूडेंट एट सेम टाइम, एक ही टाइम में आपके स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, उनको जो टेस्ट दिया जाता है इसको इंटर रेटर कहा जाता है। और इंट्रा रेटर सिमिलर टेस्ट गिवन टू सेम स्टूडेंट एट डिफरेंट टाइम, यानी सेम टेस्ट जो है या सिमिलर टेस्ट है वो सेम स्टूडेंट को डिफरेंट टाइम में दिया जाता है। इंटर रेटर सिमिलर टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट सेम टाइम, ठीक है, और इंट्रा रेटर सिमिलर टेस्ट सेम स्टूडेंट और डिफरेंट टाइम। पैरेलल फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट जो हम बनाते हैं तो दो एक जैसे टेस्ट हम तैयार करते हैं। टेस्ट होते दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनका कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो दोनों का सेम होता है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, हम जो है वो टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी दो जो टेस्ट हैं, हम एक टेस्ट पहले लिया, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ हम बाद में ले लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट हाफ कहते हैं। इसके लिए स्पेयर ब्राउन प्रोफेसिव फार्मूला क्रोनो बैच अल्फ़ा यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी मुराद यूज़ टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिज़ल्ट अक्रॉस आइटम विद इन अ टेस्ट। एक टेस्ट के अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं यानी क्वेश्चन है, उनकी अब हम जो रिलायबिलिटी देखते हैं उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी कहा जाता है। इंटरनल जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि टेस्ट के अंदर जो आइटम मौजूद है इंटरनली, तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके भी फैक्टर हैं, लेंथ ऑफ टेस्ट, स्प्रेड ऑफ स्कोर, डिफ़िकल्ट टेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी। इसके
जो थ्रेट्स हैं इसमें फटीक, हैबिचुएशन, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, ये जो है वो सेम आ गए हैं। उसके बाद अभी हम जो है वो बात करते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अगर हम बात करें तो हम उन एरियाज़ को थोड़ा सा टच करेंगे। मैं दोबारा जो है इस चैप्टर के स्टार्ट में जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो है वो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो यकीनन देखी होगी। बहरहाल मैं आपको ना कुछ इम्पोर्टेंट जो है कोई 30 से 35 सवाल बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इनमें से जो है वो सवाल होपफुली जो है वो अच्छे खासे आएंगे पेपर में। जी, इसमें सबसे पहले टेस्ट की डेफिनेशन, असेसमेंट और मेजरमेंट की डेफिनेशन। जी आप लाजमी देखें और इनका सीक्वेंस भी देखें, ठीक है, कि टेस्ट क्या होता है। सैम्पलिंग मेजर यूज़, इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मेजर जो है सैम्पलिंग ऑफ बिहेवियर या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा, ठीक है, या सेट ऑफ क्वेश्चन। इस तरह मेजरमेंट क्वांटिफिकेशन को कहते हैं, असेसमेंट इंटरप्रिटेशन को कहते हैं और इवैल्यूएशन वर्थ वैल्यू जजमेंट को कहते हैं। इनका सीक्वेंस देखेंगे। उसके साथ साथ ये टेस्ट, असेसमेंट और मेजरमेंट हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, हाउ मच, हाउ वेल एंड हाउ गुड, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद जो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आप देख लें, इसको कॉन्सेप्ट ले लें, असेसमेंट फॉर एज और ऑफ लर्निंग का, ठीक है, और ये इसकी जितनी भी टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, असेसमेंट की इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको लाजमी आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस और प्रोडक्ट असेसमेंट की डेफिनेशन, पोर्टफोलियो की डेफिनेशन और पोर्टफोलियो की टाइप्स, और उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स। उसके बाद ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में डिफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस से रिलेटेड इम्तिहान में अक्सर सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड हैं, ये सवाल भी तकरीबन आता है पेपर में, ठीक है। ओपन एंडेड सवाल या कंस्ट्रक्टिव या एक्सटेंडेड रिस्पांस कौन सा होता है, और क्लोज एंडेड या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो MCQs और ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग कॉलम हैं, जो जैसे ट्रू फॉल हैं, इनको पोलर कहा जाता है, ये पोलर क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स की खाली जगह को क्लोज कहा जाता है। कॉलम मैचिंग के पहले कॉलम को प्रेमिस कहा जाता है। MCQs की स्टेटमेंट को स्टेम कहा जाता है, तो ये सवाल भी आते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके एक्स और वाई एक्सेस, इसका दूसरा नाम क्या है, एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, और इसके साथ साथ जो है उसके बाद जी ब्लूम टेक्सोनोमी, 2 नंबर का सवाल आएगा ब्लूम और सोलो में से लाजमी, 2 से 3 नंबर का। तो आपने इनके एक तो लेवल याद रखने हैं, इनके किसने दिया था ब्लूम टेक्सोनोमी, इसका कोग्निटिव डोमेन, उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। हेड, हर्ट और हैंड से आप याद रख लें, जो है हेड, हर्ट और हैंड, हेड से कोग्निटिव है, हर्ट वैल्यू से अफेक्टिव है, और हैंड जो है वो मैनिपुलेटिव या कोनेटिव डोमेन है। तो ये आपने इनके ये कब पेश किया गया, किसने किया, और इनके लेवल का सीक्वेंस और इनकी डेफिनेशन, ये भी आप याद रख लें। इसके साथ साथ रिवाइज़ किसने दिया, और रिवाइज़ के बाद जो है ये सोलो टेक्सोनोमी किसने दी। सोलो टेक्सोनोमी के पहले कितने लेवल थे, अब कितने लेवल हैं। ये सोलो टेक्सोनोमी जो है 1982 में 1982 में दी थी 4 लेवल के साथ, अब इसके 5 लेवल हैं। और उसके बाद असेसमेंट के या एवेलुएशन के 3 जो फेजेस होते हैं, ये आइटम एनालिसिस में ये आइटम डिफ़िकल्टी या फैसिलिटी इंडेक्स या फैसिलिटी वैल्यू भी इसे कहा जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। थीरीज़ को भी आप देख लें, में से इनसे रिलेटेड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आइटम रिस्पांस थ्योरी या क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है। आइटम रिस्पांस थ्योरी लेटेंट स्कोर पे, जबकि क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है टेस्ट स्कोर पे बिलीव करती है। उसके बाद जी ये असेसमेंट एजेंसीज, पैक, नियाज, ये लाजमी आप देखिएगा जितनी भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, ये मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनसे सवाल आ सकता है, ठीक है। क्वार्टाइल से, क्वार्टाइल में याद रखिएगा, क्वार्टाइल में जो हमारे क्वार्टाइल होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 25 पे, 50 पे, 75 पे, जबकि इसमें क्वार्टर जो है वो 4 होते हैं, याद रखिएगा।
ये कर्टोसिस और ये डेफिनेशन भी आप देख लेंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप जो आज हमने पढ़े हैं, स्पीड और पावर टेस्ट की डेफिनेशन, इन दोनों के दो डिफरेंस जो मैंने आपको बताए हैं ये भी याद रखिएगा आप। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और उसके साथ साथ आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट, ठीक है, और इंटेलिजेंस टेस्ट का भी किसने दिया था, आईक्यू का फार्मूला क्या है, किसने दिया था, किस आईक्यू की जो रेंज है ये क्या क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एक सवाल लाजमी आता है इससे रिलेटेड। बिनेट के जो 3 स्केल हैं, इंटेलिजेंस स्केल हैं, इनके नाम वगैरह ये भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये जो मॉडर्न असेसमेंट है ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि एथेंटिक असेसमेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, कोई एक लाइन भी मेरे नोट्स या बुक की आपने इसमें से स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसमें 2 से 3 नंबर के सवाल लाजमी आता है। 2 नंबर तो कन्फर्म है, इससे ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 नहीं, मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 तक सवाल लाजमी वैलिडिटी से और रिलायबिलिटी से आते हैं। तो ये असेसमेंट के चैप्टर का क्विक रिव्यू था। इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर का भी आपको बहुत जल्द आज मिल जाएगा।